सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वो फिर जो है आज कंटिन्यू ही रहेगा। वो उत्तर प्रदेश या अन्य लोक सेवा आयोग द्वारा या कृषि विभाग से संबंधित जो भी कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनका मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इससे आपको ये आइडिया पता चल जा रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इससे आपको जो है तैयारी करने में आसानी हो जाएगी, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, आप तो भली बात अब धीरे धीरे जानना शुरू कर दिए होंगे। तो आज जो है मैं जो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो जो है अब तक तो मैंने कृषि संस्थाओं के बारे में सॉल्व कराया दिया जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अब जो मैं आज से सॉल्व कराऊंगा वो फसल के बारे में सॉल्व कराऊंगा। कौन सी? सस्य विज्ञान की जो फसलें हैं उसके बारे में, खाद्यान्न या दलहन या तिलहन, इन सब के बारे में आज से शुरू कर रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न 1 है मेरा, अभी थोड़ा सा चलेगा मेरा। हानिकारक सौर विकिरण जिनको ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, हानिकारक सौर विकिरण जिनको ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो होती हैं ऑप्शन ए बैंगनी किरणें, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन सी जो है लाल किरणें, ऑप्शन डी जो है अवरक्त किरणें। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें जो है, अगर ये ओजोन ना होती, ओजोन परत ना होता तो ये आती और हमारा जो त्वचा कैंसर हो जाता। ठीक है, आप इसको, मैं जल्दी चल रहा हूँ ताकि कम से कम 30 क्वेश्चन तो हो ही जाए आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, अब देखिए राष्ट्रीय जैविक क्या है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी गाजियाबाद, कहाँ? गाजियाबाद, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लखनऊ। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा बी, ये राष्ट्रीय जैविक केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन में पूछा जाता है और एग्रीकल्चर का तो क्वेश्चन है ही है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पशु अनुवंशिक
आनुवंशिक, क्या कह रहा है, आनुवांशिक, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन ए करनाल, बी दिल्ली, सी बरेली, डी जोधपुर। तो कहाँ पर है, आपका ऑप्शन सही होगा डी, बी दिल्ली, बी दिल्ली आपका ऑप्शन सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जो है राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंध संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी नागपुर। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 5, भारत, देखिए फिर आ गया, कहाँ आ गया, ये बहुत बार आ रहा है, कह रहा भारतीय शाक, क्या है, शाक भाजी यानी वेजिटेबल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए कानपुर, कहाँ, कानपुर। बी वाराणसी, कहाँ है, बी वाराणसी। सी जो है प्रयागराज। डी आगरा। तो आपका ऑप्शन सही होगा वाराणसी, आप जान ही गए होंगे। तो भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वाराणसी में है। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, वाराणसी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय सहकारी विकास कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय सहकारी विकास कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई, 1960, बी 1963, सी 1979, बी 1983। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है 1963 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फिर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की पाई जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे अधिक जो गैस की मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है वो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस की। प्रश्न 8 कह रहा है कुरुक्षेत्र किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? कुरुक्षेत्र किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? कुरुक्षेत्र किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ठीक, ऑप्शन सी जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, डी जो होगा आपका कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी नागपुर, सी जो है बंगलुरु, डी कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता। तो राष्ट्र केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन जो ये जितनी भी जो उत्तर प्रदेश या विभिन्न प्रदेशों के लोक सेवा आयोग या अन्य संस्थाओं द्वारा जो कृषि विभाग से संबंधित परीक्षाओं में
संस्थान के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आप देखे होंगे कौन सा क्वेश्चन कितनी बार है। संस्थान और जलवायु से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपने देखा होगा कितनी बार आए थे, कैसे पूछे गए हैं, वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो अब जो है फिर मैं अब आपको जो है सस्य विज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश या अन्य लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य जो है संस्थान द्वारा परीक्षा विभाग जो कराती हैं, तो आप फसल के बारे में, जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं मैं अब आपको सॉल्व कराना आज से शुरू कर रहा हूं। तो कह रहा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा धान, गेहूं और जौ की बीज पैदा करने के लिए पृथक्करण इसको आइसोलेशन कहते हैं कि दूरी जो है कितनी होनी चाहिए। इसको जो है पृथक्करण को जो है आइसोलेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 6 मीटर, बी 3 मीटर, सी 200 मीटर, डी 150 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही होगा बी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। धान गेहूं मतलब खाद्यान्न फसलों की जो है पैदावार करने के लिए जो है वो चाहिए 3 मीटर की। पृथक्करण की दूरी जो होती है वो 3 मीटर की चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं की फसल में 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए कितना किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कितनी आवश्यकता पड़ेगी? तो ऑप्शन ए 150 किलोग्राम, ऑप्शन बी 200 किलोग्राम, ऑप्शन सी 250 किलोग्राम, ऑप्शन डी 300 किलोग्राम। कितना? 300 किलोग्राम। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा सी सही। देखिए ये रटने वाली चीज नहीं है, ये जो पूछा है ये रटने वाली चीज नहीं है। इसको आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। जैसे एक इसका जो होगा आप इसको नोट कर लीजिए, लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये स्पेसिफिक इसका कोई पूछता नहीं, क्योंकि मैथ है, एक तरीके से ये मैथ है। तो इसलिए इसका एक सूत्र जो है, जब तक सूत्र नहीं याद करेंगे तब तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं तैयार कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए जो है 2.2 kg यूरिया प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप यही सूत्र आपको याद करना पड़ेगा कि जो है 1 kg नाइट्रोजन के लिए कितना ग्राम यूरिया। तो आपको 2.2 kg ये सूत्र है इसका, तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है, जान लीजिए। पोषक तत्व देना मैथ का, क्योंकि कभी 1 हेक्टेयर का पूछ लेगा, कभी जो है
2 हेक्टेयर का, कभी 0.5 हेक्टेयर या मीटर में कर देगा तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस फसल को ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी जई, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी गेहूं। तो किस फसल को ऊंट के फसल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन होगा सी सही, ज्वार। ठीक है। कैमल ऊंट एक ही है, तो ज्वार को जो है ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब जो है पूछ रहा है सामान्यता ग्रीष्म में खरीफ ऋतु सामान्यता ग्रीष्म एवं खरीफ ऋतु में वार्षिक पौधे कितने दिन में फूल देते? ये काटने नहीं पूछ रहा है, फूल देने पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 60 से 70 दिन, बी 70 से 75 दिन, सी 70 से 80 दिन, डी कह रहा है 50 से 60 दिन। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ये सही होगा, 60 से 70 दिन में जो है फसलें फूल देने लगती हैं। कौन? खरीफ और रबी ऋतु की। ठीक है। वो तो जो कटती हैं पूरा पकने के बाद तब जाकर के 110, 115, 120, 140 दिन होता है, वो चीज होता है। ठीक है। लेकिन 60 से 70 दिन में ये फूल देने लगती हैं। पडलिंग, कह रहा पडलिंग क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पडलिंग क्या है? पडलिंग क्या है? ऑप्शन ए जल का परकोलेशन कम करना, जल का परकोलेशन या रिसाव, परकोलेशन या रिसाव इसको भी कहते हैं, कम। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है पडलिंग का, वो पूछ रहा है। ये मृदा का पल्वेराइज करना, ऑप्शन सी पल्वेराइज करना, ऑप्शन सी खरपतवार कम करना, ऑप्शन डी क्षेत्र को क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ ये खेत होगा,
खेत को समतल करना। तो पडलिंग से खरपतवार भी कम होता है, खेत भी कुछ हद तक समतल होता है, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य होता है, अगर ये सब दिया गया है तो इसमें आप करेंगे जल का परकोलेशन कम करना, यानी रिसाव कम करना, यही होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सही सही। तो सूची 1 किसका मिलान करें? जलमांग का। सूची 1 सूची 2 से मिलान करें पौधों का जलमांग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पौधों का जलमांग। ठीक है, सूची 1 सूची 2। ठीक है, क्या है? पौधा, और इधर है जलमांग। पौधा क्या है? ज्वार। क्या है? ज्वार। दूसरे पे सोयाबीन, तीसरे पे कपास, चौथे पे मूंग फली। ठीक है, मूंग फली। पहले जलमांग क्या है? 450 से 700। दूसरे पे है 500 से 700। तीसरा है जो है 450 से 650। 450 से 650। तीसरा आपका है जो कि 700 से 1300। ठीक है, 700 से 1300। तो ये मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन मैं ना देकर के ऐसे मिलान करा दे रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये जो है मूंगफली का है। ठीक, मूंगफली का। ये जो है आपका ज्वार का है। ये जो है सोयाबीन का है, और ये जो है आपका कपास का है। ठीक है, आप इसको कर लीजिए। इस तरीके से हमने मिलान करा दिया। ये जलमांग आपको देखिए एक ही साथ मिल गया है, चारों का रट लीजिएगा, आपको खुद आएगा। ठीक है, अभी आगे देखेंगे, बार बार रिपीट हुआ है। ठीक, हमारा ये क्वेश्चन पढ़ाने का मेन मकसद यही है कि जो है, जो आप लोग को पता चला है क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा आवरण फसल किसे कहते हैं? आवरण फसल किसे कहते हैं? कहते हैं आवरण माने कवर क्रॉप, कैच क्रॉप नहीं, कवर क्रॉप। ऑप्शन ए जो है प्याज, बी आपका अलसी, सी जो है लहसुन, और डी जो है आपका लोबिया। ठीक है, आवरण फसल किसे कहते हैं? तो वो होगा आपका लोबिया का। लोबिया को आवरण फसल कहते हैं, कवर क्रॉप। और
मूंग को जो है कैच कराप कहते हैं। ये दोनों अंतर आप जान लीजिएगा कि मूंग को कैच कराप और लोबिया को आवरण कवर कराप। ठीक है, कह रहा कि रबी की फसलों के विकास के लिए रबी की फसलों के विकास के लिए क्या है, विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, तो वो होगा आपका दिया है ऑप्शन 16 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन होगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। डी होगा 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपका जो है वो अनुकूलतम तापक्रम कितना होगा, आपका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बी ऑप्शन होगा कितना, 16 से 30 डिग्री सेल्सियस आपका जो आंसर होगा। ठीक है, सोलह से 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्या कह रहा है कि कौन सा जोड़ा असंगत है, कौन सा जोड़ा असंगत है। फसल यहां पर होगी, फसल यहां पर होगा बीज दर किलोग्राम में, किलोग्राम में। ठीक है, गन्ना, आलू, धान, बाजरा, गन्ना, आलू, धान, बाजरा। ए बी सी डी। बीज दर क्या कह रहा है, 200 कुंतल, 200 कुंतल, 50, 25, 50 कुंतल और 25 कुंतल। ठीक, ये बीज दर नहीं है, कौन जोड़ा संगत, गलत क्वेश्चन मैंने लिखा दिया, ये जो है गलत क्वेश्चन मैंने कर दिया, सॉरी। बीज दर प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में। ठीक है, बीज दर प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में। चना, तिल, सरसों, सूर्यमुखी,
सूर्यमुखी, ठीक है, सूर्यमुखी। ऑप्शन ए 2 3 4। 80 4 10 12। तो आप देखिए चना जो है 80 किलोग्राम सही है, तिल जो है 4 किलोग्राम सही है, सरसों कितना होगा? एक्चुअल में सरसों का जो होता है वो 4 से 6 केजी, 4 से 6 केजी। ये भी है लेकिन उसी के इर्द गिर्द है, ये भी 8 से 10 होता है लेकिन इसी के इर्द गिर्द है, तो इसलिए इसको तो मान लिया जाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन होगा ये बी, सॉरी सी जो है ये 4 से 6 केजी होता, तो आपका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। यही असंगत है क्योंकि सरसों का जो है 4 से 6 केजी बीज दर प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है, 4 से 6 केजी, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 में कह रहा है कि जो है सुमेलित करिए, सुमेलित करें ए अंगूर, बी फसल का नाम यहां पर रहेगा, फसल का नाम। अंगूर, अंगूर के बाद प्याज, प्याज के बाद मूंगफली, डी क्या होगा? डी सरसों, फसल का नाम, फिर वानस्पतिक नाम। तो अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया, ठीक है। बी कह रहा है ब्रासिका कंपस्टिस, ब्रासिका कंप्रेस्टिस, ब्रासिका कंप्रेस्टिस क्या है? ब्रासिका कंप्रेस्टिस, कंप्रेस्टिस यहाँ पर रहेगा, कंप्रेस्टिस। उसके बाद एलियम सेपा, एलियम सेपा 1 2 3, ठीक है, एलियम सेपा। और चौथे पे है बिटिस विनफेरा, बिटिस विनफेरा। तो ये मिलान करना है तो ऑप्शन तो यहाँ नीचे लिखा नहीं जा सकता है, जगह नहीं है और आपको दिखेगा भी नहीं। तो प्याज का है, देखिए अंगूर का क्या है? चौथा बिटिस विनफेरा, प्याज का एलियम सेपा, मूंगफली का अरेकिस हाइपोजिया, सरसों का ब्रासिका कंपस्टिस। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सुमेलित करें, फिर कह रहा है सुमेलित करें सूची 1,
सूची 1 और सूची 2, क्या है ये? फसल और उपज प्रति हेक्टेयर, क्या है? उपज प्रति हेक्टेयर, ठीक है। ए, गन्ना, बी, आलू, सी, धान, डी जो है बाजरा, ठीक है। अब एक क्या है? दो सौ कुंतल, पच्चीस कुंतल, 800 कुंतल, ये 800 कुंतल, ठीक है। तो होगा आपका गन्ना, सबसे ज्यादा गन्ना 800 कुंतल, फिर आलू 200 कुंतल, धान 50 कुंतल और बाजरा जो आपका होगा वो 25 कुंतल, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित है। बहुत बार ये पूछा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है किसी तरीके से घुमा फिरा करके पूछता है, जरूर हर हाल में पूछेगा, ठीक है। कह रहा है जौ, बी, गेहूं, सी, ट्रिटिकल, क्या पूछता है? ट्रिटिकेल, सी, अरे डी, राई। तो ये हो गया आपका जो है ये क्या है? ट्रिटिकल है। कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे दे देगा गेहूं गुड़े राई, ठीक है। गेहूं गुड़े राई ये मानव निर्मित फसल है, ठीक है। क्यों है? ट्रिटिकल है, ठीक है। ट्रिटिकल जो है मानव निर्मित फसल है। 22 के बाद 23 हो गया। अब कह रहा है मिलान करिए, सुमेलित करिए सूची 1, सूची 2, फसल और खरपतवार, ठीक है। फसल खरपतवार
गेहूं, धान, शरद गन्ना, क्या है? शरद गन्ना। उसके बाद बरसीम, भैया बरसीम का बहुत ही मशहूर खरपतवार है, पूछा जाता है अक्सर। तो ये आपका होगा ए, बी, सी, डी। बरसीम का खरपतवार पूछा जाता है। सावा, कासनी, फेलरिस माइनर, फेलरिस माइनर जिसको गुल्ली डंडा भी कहते हैं, गेहूं का मामा, मोथा, क्या? मोथा। ये 3, ठीक है। तो आप लोग, हमको लगता है लगभग सबको जान गए होंगे कौन किस में लगता है। तो गेहूं में फेलरिस माइनर, बरसीम में काशनी, धान में सावा, शरद गन्ना में मोथा। तो इस तरीके से इसका ये सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में किस एक फसल को छोड़कर निम्नलिखित फसलों में से एक को छोड़कर 1 घंटे से अधिक पानी, 1 घंटे से अधिक पानी, 1 घंटे से अधिक पानी नहीं ठहरने देना चाहिए, नहीं ठहरने देना चाहिए। ऑप्शन ए धान, बी मक्का, सी जो है बाजरा, डी चाय, ठीक है। निम्नलिखित फसलों में से एक को छोड़कर बाकी में जो है 1 घंटे से अधिक पानी नहीं ठहरने देना चाहिए। तो वो जो है आपका ऑप्शन सही होगा ए। धान जो है जल प्रिय पौधा है, बाकी सबको जो है जल की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 25, फिर सुमेलित करें, कह रहा है सुमेलित करें सूची 1, सूची 2। सुमेलित करें सूची 1, सूची 2। फसल हो गया, फिर क्रिया, ठीक है। फसल, क्रिया, कपास,
मक्का, कपास, मक्का, मूंगफली, जूट। एक पेगिंग, क्या हो गया? पेगिंग, पेगिंग, राटिंग, गिनिंग। चौथा आपका होगा टेसलिंग, मक्का में होता है ये टेसलिंग। तो क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए कपास में जो होता है वो क्या होता है? गिनिंग होता है। मक्का में जो होता है वो टेसलिंग होता है। मूंगफली में पेगिंग होता है। जूट में जो होता है राटिंग होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ट्वेंटी फाइव के बाद 26 हो गया। फिर जो है एक क्वेश्चन पूछ रहा है फसल की कटाई। फसल की कटाई किस परिपक्वता पर की जाती है? फसल की कटाई किस परिपक्वता, मतलब किस मैच्योरिटी पर की जाती है? परिपक्वता पर की जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है फिजिकल मैच्योरिटी पर। ठीक है, शरीर क्रियात्मक, परिपक्वता। बी जो आपका है फलों की परिपक्वता। सी फसल सूखने पर, डी फलों के गिरने पर, ठीक है। तो कह रहा है कि फसल कटाई की बात करें ना, कटाई जो है पूछ रहा है कटाई किस परिपक्वता पे करते हैं। तो फसल की कटाई जो है सूखने पर ही करते हैं। ठीक है, फसल जब सूख जाती है तब इसकी कटाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 सुमेलित करें। ठीक है, सूची एक जो है फसल, सूची 2 बीज दर, क्या है? बीज दर पर हेक्टेयर, बीज दर प्रति हेक्टेयर। धान, बी क्या है? बाजरा, सी क्या है?
मूंगफली। डी क्या है? सूरजमुखी। बीज दर क्या है? ए 30 से 40, दो जो है 5 kg, तीन जो है 100 से 80 से 100 kg, चार जो है 30 से 40 kg, 30 से 40 kg, 30 से 40 kg। सही सुमेलित करें कह रहा है। ये सही मतलब ये सुमेलित का मतलब है कि कौन सही सुमेलित है। अब देखिए, धान का 30 से 40 किलोग्राम है, बाजरा का 5 किलोग्राम सही है, मूंगफली का 80 से 100 किलोग्राम सही है, क्योंकि जो फैलने वाली मूंगफली होती है उसका 100 से 80 किलोग्राम बीज दर होता है, और जो गुच्छेदार होती है उसकी जो है 60 से 80 किलोग्राम, और मूंगफली जो सूर्यमुखी है ये जो होता है 8 से 10 kg। इसका जो बीज दर होगा 8 से 10 kg होगा। तो ये आपका ऑप्शन जो सही होगा वो डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी आपका सही है। अब कह रहा कि खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था। खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था का मिलान करें। सूची 1, सूची 2। ठीक है, फसल क्या है? क्रांतिक खरपतवार नियंत्रण क्रांतिक अवस्था का मिलान करें। ठीक है, ए धान सीधी बुआई, बी धान रुपाई, सी मूंगफली, डी क्या है? उर्द है। 25 से 30 दिन बाद, किसके? बुआई के है। ये बुआई के 25 से 30 दिन बाद, 15 से 25 दिन, 15 से 25 दिन, 15 से 25 दिन, 15 से फिर 15 से 20 दिन, और 20 से 25 दिन। ठीक है, ये धान सीधी बुआई, धान सीधी बुआई का क्या है?
वो 15 से 20 दिन बहुत ही कम्पिटिटिव करता है खरपतवार। और रोपाई का जो है 25 से 30 दिन बाद, ठीक है। और मूंगफली में जो है वो 20 से 25 दिन, मूंगफली में जो है 20 से 25 दिन, और उर्द में जो है 15 से 25 दिन। ये इतने दिनों पर जो है इनमें खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो ये फसल की विकास, वृद्धि और यहाँ तक कि उपज को भी प्रभावित कर सकता है ये, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने देखिए आपको जो है आज जो है खाद्यान्न फसलों के बारे में, जो फसलें हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश या अन्य जो हिंदी बेल्ट के प्रदेश हैं उनमें जो भी पूछा गया है इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए अभी ये रोग और कीट का नहीं है, मैंने आपको रोग और कीट नहीं पढ़ाया है, तो ये रोग और कीट के बारे में नहीं है। बाकी सारे चीज़ के बारे में, चाहे पोषक तत्व का हो, चाहे उपज का हो, चाहे किसी भी हो, चाहे कोई क्रियात्मक क्रिया हो, कोई भी हो, सबके बारे में है। तो आप जो है ऐसे ही रहिए, मैं आपको 2 महीने में पूरा का पूरा आपका तैयार करा दूंगा। आप मेरे इसे जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ उसको देखिए, और आगे जो क्वेश्चन दिखाएं मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप देखिए, दोनों मिलाकर देखेंगे तो आपका जो है जो कृषि विज्ञान, जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपके 65 के 65 क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।